नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक बंगला कहानी जिसके लेखक हैं बनफूल। कहानी का नाम ताई की याद। आज ताई जी की बहुत याद आ रही थी। उनके सामने बैठकर खाना भी मुहाल ही था। तरह तरह के पकवान बनाती, लौकी, परवल, आलू, बैगन आदि तो तलती ही थी और कभी कभार लौकी के छिलके तक की भाजी बनाकर परोस देती। इसके अलावा नाना प्रकार के बंगाली भोज तो होते ही। उनके हाथ की बनी सब्जियां और तरीदार मछली का तो जवाब ही नहीं। कम मसाले के साथ इतना स्वादिष्ट भोजन पकाना और ऐसा लजीज शायद ही कोई बनाता हो। उस पर स्वयं अपने हाथों से परोसती। स्कूल के दिनों में मैं बोर्डिंग में रहता था। रसोई राजकुमार का बेसवाद भोजन 6 दिनों तक मजबूरी में खाना पड़ता। रविवार को स्वाद बदलने में ताई जी के पास चला जाता। वह मेरी सगी ताई नहीं थी, पिताजी के एक मित्र के बड़े भाई की पत्नी थी। पिताजी उन्हें भैया कहते और हम लोग ताया जी। इस नाते वह हमारी ताई थी। वह मुझसे बड़ा स्नेह करती। मैं रविवार की सुबह ही उनके पास चला जाता। पिताजी ने बोर्डिंग के अधीक्षक से पहले ही कह रखा था, इसलिए वे मना नहीं करते। मेरा सारा दिन उनके यहाँ ही बीतता। जाते ही पहले साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाना पड़ता और झगड़ू नाम का बड़ी मूछों वाला नौकर मेरी सहायता करता। ताई जी उससे कहती, सारी देह में मैल जमा है, झगड़ू रगड़ रगड़ कर सारा मैल साफ कर दे। शेर के चंगुल में मेमने के फंसने पर जो हाल होता है वही मेरा होता। साबुन की झाग आंख नाक कान में घुस जाती, आंखें जलने लगती, पर झगड़ू मुझे छोड़ने का नाम नहीं लेता। नहाने के बाद बाल संवारे जाते। यह काम ताई जी के जिम्मे था। उनके पास एक विशेष नुकीली कंघी होती। बाएं हाथ से ठोड़ी पकड़कर दाएं हाथ से जोर जोर से बाल काटने लगती। मेरे उलझे बालों को ऐसे खींचती मानो जान ही निकल जाए। सिर का क्या हाल कर रखा है आए, एक बार भी इसे बनाने नहीं आते क्या? मैं बस यही कहता, उफ बहुत दुख रहा है ताई जी, छोड़ दो, पाँव पड़ता हूँ। पाँव पड़ने की जरूरत नहीं, ये देख सिर में कितनी गंदगी भर रखी है। ले इस तौलिए से मुंह पोंछो और खाने चलो। और खाने की सूची तो ताई जी की पसंद की ही है। मुझे क्या पसंद है यह ताई जी जानती हैं। मटर के दाल की पकौड़ी, सेवई की खीर, मछली का माथा डालकर बनी मूंग की दाल, तली मछली से कुछ न कुछ हर सप्ताह बनता। बोर्डिंग लौटते समय वह एक छोटी सी शीशी में अचार दे देती। एक दिन वहां गया तो देखा वे लड्डू बना रही है। मुझसे बोली, अपने साथ कुछ लड्डू ले जाना, वहां भूख लगे तो खा लिया करना। मैंने कहा, मैं क्या अकेले वहां खा पाऊंगा, मेरे कमरे में अन्य 4 लड़के रहते हैं। वे बोली, तो क्या हुआ, सबके लिए ले जाना। सिर्फ खाना ही नहीं, उनकी नज़र सब चीज़ों पर रहती थी। मेरे कमीज में बटन टाक देती, कोई कपड़ा फट जाता तो स्वयं सिल देती, जबकि वे निसंतान नहीं थी। उनके बच्चे थे और उनकी देवरानियों के भी। इसके अलावा उनके घर में मेहमानों का भी आना जाना लगा रहता था। वे सबकी सेवा करती। बच्चों का समूह उनके आगे पीछे सदा घूमता रहता। सभी उनके प्यार के भूखे थे। वह भी बिना किसी भेदभाव के सबसे स्नेह करती। किसी की नाक पोंछ देती तो किसी के कपड़े बदल देती, किसी की देह पोंछ देती, किसी की धूल झाड़ देती। कभी कभी ताई जी हमारे घर मनिहारी जाती थी, ना जाने कितना कुछ साथ ले जाती। नई गागर, टोकरियां, छाछ ठोकरा भर आम, आमचूर, आम पापड़, केले, नींबू, संतरे, यानी कि जो मिलता सब ले जाती। छाछ और टोकरे तो अक्सर ले जाती क्योंकि उनके यहाँ ये चीज़ें मशहूर थी। और एक चीज़ लाती थी, बेर, कलमी, बड़े बड़े बेर और सीताफल, पहाड़ी सीताफल। ताई जी के साथ एक और याद जुड़ी है। लोग पुराने कपड़े बेचकर बर्तन खरीदते हैं, पर वह ऐसा नहीं करती। उन्हें जोड़कर वह कथरियाँ बना लेती और लोगों में बांटती। उनकी दी हुई एक कतरी मेरे पास बहुत दिनों तक रही। जिस दिन मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, उस दिन मुझे ताई जी ने विशेष दावत दी। मेरा फर्स्ट डिवीज़न पाना जैसे उनकी मेहनत का फल था। सुबह जब मैं गया तो सोचा था उनका हंसता हुआ चेहरा देखूंगा, पर आश्चर्य, वह रो रही थी। मुझे देखकर उनका रोना अधिक बढ़ गया। मुझसे लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। भर्राई आवाज़ में कहा, कल तू चला जाएगा, फिर तुझे देख नहीं पाऊंगी, तू मुझे याद रखेगा ना? मैंने हामी भरी, परंतु मैं उन्हें भूल गया। आने वाले जीवन में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे। आईएससी करते समय बीमार पड़ गया। ठीक होने में 6 माह लगे। फिर उसके बाद पिताजी नहीं रहे। घर का बड़ा बेटा होने के कारण सारी जिम्मेदारी मेरे सिर आन पड़ी। पढ़ाई रोककर ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि घर का खर्चा चलता रहे। पिताजी ऊंचे पद पर थे। उनकी भविष्य निधि के पैसे मिले तो अर्थाभाव कुछ कम हुआ।
मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। बीएससी पास करते ही एक दुविधा खड़ी हुई। इस बार मुझे प्रेम हुआ, और ऐसा वैसा नहीं, सचमुच का। अतः उस लड़की से शादी की। बेमेल विजातीय विवाह होने के कारण माँ ने बहू को नहीं स्वीकारा, यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई का खर्च भी बंद कर दिया। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक प्रसिद्ध पत्रिका में मेरी एक कहानी प्रकाशित हो गई, जिसकी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। मेरे साथ वही हुआ जो होना चाहिए। एक दिन सुबह उठा तो अपने आप को प्रसिद्ध पाया। इसके बाद फिर कॉलेज नहीं गया, पत्रिकाओं के कार्यालयों में जाने लगा। पैसे आने लगे, जिनमें कुछ जमा भी कर लिए, परंतु मन अशांत था। मेरा पुत्र पोलियो से ग्रस्त हो गया। उसे लेकर बहुत दिनों तक बंबई में रहा ताकि इलाज करा सकूं, पर वह बच नहीं पाया। शोक में दर बदर भटकता रहा। और मेरी पत्नी विक्षिप्त सी हो गई। वह दोनों हाथ से अपने बाल नोचती और चिल्लाती रहती, सोते हुए बड़बड़ाती, माँ का शाप है। अंत में वह भी परलोक सिधार गई। इन सब अनुभवों के आधार पर मैंने एक लंबा उपन्यास लिख डाला। इससे मेरी ख्याति बढ़ी, पर मन की शांति खो बैठा। फिर दूसरी शादी की। सांसारिक झमेले तो थे ही, साहित्यिक जीवन भी वैसा ही था। इस जीवन से जुड़े हैं उन्हें भली भांति पता है कि साहित्यिक जीवन में कितनी जटिलता है। लेखन के बाजार में भी तेजी मंदी बनी रहती है। यहाँ भी तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। प्रकाशकों के द्वार बार बार दस्तक ना दो तो पारिश्रमिक तक नहीं मिलता। जगह जगह चंडी मंडप यानी कि गोष्ठियाँ होती हैं, जहाँ तथाकथित साहित्यकार बैठकर परनिंदा व परिचय चर्चाएं करते हैं। इस क्षेत्र में भी शत्रुओं की संख्या कम नहीं। जो अभी नमस्कार के साथ आपसे हंस हंस कर बोल रहे हैं, वही थोड़ी देर पहले आपका श्राद्ध कर रहे थे। यह आप जान भी ना पाएंगे, पर धीरे धीरे अनुभव आपको पारंगत कर देगा। साहित्यिक समाज में भी राजनीति है। यहाँ शतरंज की चाल चलते समय सजग न रहे तो मुसीबत आ सकती है। इन्हीं सब दाव पेच में ऐसा उलझा कि ताई जी की याद ही नहीं रही। लगभग 25 वर्ष बाद नवीनगंज के एक साहित्यिक सम्मेलन में मुझे अध्यक्ष के रूप में बुलाया गया। वहीं मेरा विद्यार्थी जीवन बीता था, जहाँ ताई जी रहती थी। पता चला कि ताया ताई को मरे वर्षों गुजर गए। उनके योग्य पुत्र विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित थे। नवीनगंज शहर भी बदल चुका था। तारकोल की पक्की सड़कें, नए विशाल मकान, वह पुराना नवीनगंज अब पहचाना नहीं जा सकता था। वहाँ जिनसे भी मिला, उनमें पुराना चेहरा एक भी ना था। सोचा सम्मेलन समाप्त होने पर किसी पुराने चेहरे की तलाश कर उससे बात करूंगा, परंतु कार्यक्रम इतना लंबा चला कि रात के 10 बज गए। मेरा भाषण भी अच्छा खासा लंबा हो गया। जो मुझे वहाँ ले गए, उन्होंने कहा कि मेरे खाने पीने की व्यवस्था एक होटल में। मेरी ट्रेन रात के 12 बजे की थी, अतः हम सब होटल की ओर चल दिए। होटल भव्य सुसज्जित था। कॉलेज के प्रिंसिपल बोले, यहाँ हर तरह का भोजन मिलता है, मेनू आएगा, आप जो खाना चाहे खा सकते हैं, बिल हम अदा करेंगे। मेनू सामने आया। 5 रुपये प्लेट पुलाव, 2 रुपये का चावल, 1 रोटी 4 आने की, चिकन कटलेट 1.5 रुपये, मटन कटलेट 12 आने का, 1 प्लेट मांस 2 रुपये, चिकन 1 प्लेट 4 रुपये का, और शाकाहारी सब्जी प्रति प्लेट 8 आने की, पुडिंग 1 प्लेट 2 रुपया। इस तरह कई तरह के खानों की सूची थी उसमें। मैंने कुछ चीज़ें मंगवा ली। खाते खाते एक लड़के से पूछा, इसी मोहल्ले में मेरी ताई जी रहती थी, बता सकते उनका घर कहाँ है? वह लड़का बोला, आपके ताई जी का नाम क्या था? योगेन मुखर्जी। अरे यही तो उनका मकान है, उनके बेटों ने बेच दिया था, उसी को तोड़कर पंजाबियों ने ये होटल बनाया है। सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। ताई जी का घर होटल बन रह गया। अब यहाँ हर चीज़ के लिए पैसा चुकाना पड़ता है। अरे आप खा नहीं रहे? नहीं, अब और नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया। यह कहकर मैं उठ खड़ा हुआ।